रखी के मौके पर गरीब ख्वातीन को तोहफा देते हुए 592 ख्वातीन को 2 BH के मकानात फराहम किए गए। वजीर पुंगलेती श्रीनिवास रेड्डी ने BRS पार्टी पर शदीद तनकीद की। उनका इल्जाम है कि BRS ने गरीबों को 2 BH के मकानात के नाम पर धोखा दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने गैर कानूनी तौर पर पैसे वसूल किए, अदायगी के बावजूद लोगों को मकानात फराहम नहीं किए गए। पुंगलेती ने कहा कि इंदिरा हुकूमत शफाफियत के साथ मकानात फराहम कर रही है। उन्होंने BRS पर बदउनवानी और लालच का इल्जाम लगाया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तबाही को उन्होंने BRS की करप्शन का नतीजा करार दिया। वजीर ने कहा कि BRS ने अवाम के पैसे बर्बाद किए। उनके मुताबिक मौजूदा हुकूमत अवामी भरोसा बहाल कर रही है। ప్రభుత్వ సొమ్ముని ఖర్చు పెట్టాల్సినంత పెట్టి ఏ పేదవారి కళ, ఏ పేదవారి ఆశ, ఏ పేదవారికి ఒక చిన్న గూడొస్తుందని ఎదురు చూస్తే 2018 నుంచి కట్టనైతే కట్టారు, కట్టిని 2 సార్లు పీక్కుపోయారు. అయినా ఆ పేదవాడి కళ ఆనాటి ఇవ్వకపోతే మీ అభిమాన నాయకులు స్థానిక శాసనసభ్యులు రాజేంద్రన్న పదే పదే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర, నా దగ్గర ఆనాటి ప్రభుత్వము కట్టింది ఎందుకు ఇయ్యలేదా అంటే 2 కారణాలు అర్థమైంది నాకు. ఒక కారణం, ఆనాటి ప్రభుత్వంలో ఎవరైతే పింక్ కలర్ షర్ట్లు వేసుకొని సుమారు 2,000-2,500 మంది దగ్గర ప్రభుత్వం మందే కాబట్టి ఈ 592 నీకిస్తా అని అందిని కాడికి దండుకున్నది ఒక కారణమైతే, ఇక ఓట్ల రాజకీయం కోసం ఈ 592 కుటుంబాలకు ఇస్తే మిగతా కుటుంబాలు మాకు దూరమైతాయి. बेवकिब्जा मामलात में KCR का खानदान माहिर है, ये इल्जाम TPCC के एग्जीक्यूटिव सदर जग्गा रेड्डी ने लगाया। उन्होंने सवाल किया कि जब तमाम खामियां आप ही के पास हैं तो कांग्रेस को क्यों मौरिद इल्जाम ठहराते हैं। जग्गा रेड्डी ने कहा कि KCR खानदान ने बरसों तक जमीनों पर नाजायज कब्जे किए, अवाम के वसाइल को जाती फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि BRS दून हुकूमत में बदउनवानी अपने उरूज पर थी। कांग्रेस हुकूमत आते ही अवाम के लिए कई फलाही स्कीमें शुरू की गई हैं। इन स्कीमों का मकसद हर तबके तक तरक्की के फवाइद पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत शफाफ तर्ज़ हुक्मरानी पर यकीन रखती है। KCR और उनके हामी झूठे बयानात से अवाम को गुमराह कर रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने अवाम से अपील की कि वो सच और झूठ में फर्क पहचाने। ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ బామర్దులు, అల్లుళ్ళు, కూతుర్లు, ఇన్ని తొర్రలు మీ దగ్గర పెట్టుకొని కాంగ్రెస్ అంటారు. ఎవరా నాయన, ఏముందిరైనా కాంగ్రెస్ చేయడానికి కూడా ఏముచ్చినని చేస్తారు. నేను చాలాసార్లు చెప్పిన, ముఖ్యమంత్రి కాళ్ళు చేతులు కొట్టుకుంటే ఎంత ఖరాబ్ అయిపోతున్నది. ఏది రైతులకు పైసలు వేసిండు 22,000 కోట్లు, మొన్న 9,000 వేసిండు. మళ్ళా ఉచిత బస్సు ప్రయాణానికి డబ్బులు కట్టిస్తున్నాడు గవర్నమెంట్కి. అటు గ్యాస్ సిలిండర్లు, ఇటు కరెంటు ఫ్రీ, అదేది అది 200 యూనిట్లు ఫ్రీ, రైస్, సన్న రైసు, రేషన్ కార్డు, ఆరోగ్యశ్రీ, అచ్చా ఏమని ఇవన్నీ వీళ్ళకి ఇంకేం ఏమైనా ఉంటే చెప్పాలి. బిరుదులు ఉంటే చెప్తా వీళ్ళకి పెడితే అమ్మ. కోళ్ళు గొర్రెలు మీరే తిన్నారు. मरकजी वजीर ममलुकत बंदी संजय ने इंकशाफ किया कि KCR हुकूमत ने 6,500 फोन टेप किए। वो बतौर गवाह SIT के सामने पेश हुए और कहा कि इन इंकशाफात से वो हैरान रह गए। बंदी संजय के मुताबिक KCR, KTR और संतोष को छोड़कर तमाम BRS लीडरों के फोन टेप किए गए। यहां तक कि हरीश राव और KCR की अपनी बेटी कविता का फोन भी KCR ने टेप किया।
उन्होंने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी भी फोन टेपिंग के शिकार हैं। सवाल उठाया कि रेवंत रेड्डी एसआईटी की इंक्वायरी में शरीक क्यों नहीं हो रहे या बयान क्यों नहीं दे रहे। बंदी संजय ने दावा किया कि टीएसपीएससी पेपर लीक केस की तहकीकात करने वाले जज का फोन भी केसीआर के गिरोह ने टेप किया। उनके मुताबिक रेवंत रेड्डी केसीआर के साथ मिली भगत में काम कर रहे हैं, इसी वजह से फोन टेपिंग के असल मास्टरमाइंड्स को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। बंदी संजय आज बतौर गवाह फोन टेपिंग केस में एसआईटी को खुफिया रिपोर्ट भी पेश करेंगे। కాన్ఫిడెన్షియల్ రిపోర్ట్ అంతా కూడా సిటీకి ఇవ్వబోతున్నాను. ఒక కేంద్ర మంత్రి కాకుండా ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ఒక పౌరునిగా నా దగ్గర పూర్తి సమాచారాన్ని సిటీకి అందజేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నా. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అందరికంటే ఎక్కువ అత్యధికంగా నా ఫోన్ కాల్సే ట్యాప్ చేయబడ్డాయి. అసలు మొట్టమొదటి ఫోన్ ట్యాపింగ్ విషయంలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ బయటపడింది కూడా నేనే. అందరి నా ఫోన్లు, మా కుటుంబ సభ్యుల ఫోన్లు, మా సిబ్బంది ఫోన్లు, మా ఇంట్లో పనిచేసే వర్కర్ల ఫోన్లు, మా పార్టీ నాయకుల ఫోన్లు, మా పార్టీ కార్యకర్తల ఫోన్లు కూడా ఇలా కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం ఇలా అన్ని కూడా ఫోన్ ట్యాప్ చేయబడ్డాయి. కాబట్టి ఈ విషయంలో ఇప్పటి కూడా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం లేదు, సిట్ మీద నమ్మకం లేదు. సిట్ అధికారులు मुतनाज़ा फिल्म खालिद का शिवाजी ने जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया है। गोशा महल के एमएलए राजा सिंह ने इस फिल्म पर फौरी पाबंदी का मुतालबा किया। इनके मुताबिक ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारी तारीख की तौहीन है। फिल्म में दावा किया गया है कि शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में एक मस्जिद तामीर की थी। मजीद कहा गया कि उनकी फौज में सिर्फ 35% हिंदू सिपाही थे। फिल्म के मुताबिक शिवाजी के 11 मुस्लिम बॉडीगार्ड्स भी थे। राजा सिंह का कहना है कि ये सब हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की साजिश है। उन्होंने सवाल उठाया कि फिर लोग औरंगजेब को क्यों अजीम समझते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि महाराष्ट्र हुकूमत फौरी कार्रवाई करे। राजा सिंह ने कहा कि इस फिल्म को रिलीज होने से रोका जाना चाहिए। एक पिक्चर का एक ट्रेलर रिलीज हुआ, उस पिक्चर का नाम है खालिद का शिवाजी। मुझे समझ में नहीं आता कि छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को छेड़ने का प्रयत्न और हिम्मत, कौन है ये लोग जो इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? कौन है ये लोग जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर एक कलंक लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं? और वह लोग उस ट्रेलर में यहां बता रहे कि रायगढ़ किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक मस्जिद का निर्माण किया और छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में केवल 30% यानी 35% ही हिंदू थे और बाकी के मुसलमान थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षकों में लगभग 11 सिपाही जो अंगरक्षक थे वो 11 थे, जो मेन छत्रपति शिवाजी महाराज के आजू बाजू रहते थे। साथ ही साथ अगर ये बात सच है तो मैं उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूं जो छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में हम मुसलमानों का भी योगदान था बोलने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, तो क्यों तुम लोग औरंगजेब को अपना बाप मानते हो? क्यों भारत का मुसलमान मुगलों का अपने आदर्श और अपने पूर्वज मानते हैं? मैं आज पूछना चाहता हूं। मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां जो छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो छेड़छाड़ करने की जो कोशिश कर रहे हैं, एक मूवी के माध्यम मदुक के एमपी रघुनंदन राव को एक बार फिर जान से मारने की धमकियां दी गईं। कॉल करने वालों ने कहा कि हम हैदराबाद में ही हैं, शाम तक तुम्हें खत्म कर देंगे, देखते हैं कौन बचाता है। ये धमकी बराह रास्त फोन कॉल के जरिए दी गई। इससे पहले भी रघुनंदन राव को 5 मरतबा धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हो चुकी हैं। मुसलसल मिल रही धमकियों से उनके हामियों में तशवीश पाई जा रही है। एमपी के करीबी रुफका सख्त परेशानी में है।
उनके खानदान वाले भी शदीद खौफ व हरास में मुब्तला हैं। पार्टी कारकुनों ने इस मामले पर फौरी एक्शन का मुतालबा किया। पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी गई है। तहकीकात के बाद मुल्जिमान की तलाश जारी है। तेलंगाना को लौटने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एक हो गई हैं। ये दोनों मिलकर के सीआर और केटीआर को परेशान कर रही हैं। ऐसी सूरत हाल में सवाल ये है कि हम किसका साथ दें? क्या हमें केसीआर के साथ खड़ा होना चाहिए या फिर बीजेपी के साथ जाना चाहिए? ये बात बीआरएस के रहनुमा आरएस परवीन कुमार ने कही। वो अचंपित हल्का के बीआरएस कारकुनों के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासी हालात में फैसला सोच समझ कर लेना होगा। उनका कहना था कि बीआरएस अवामी मुफाद में काम कर रही है। उन्होंने कारकुनों से यकजहती और इत्तेहाद पर जोर दिया। పెడుతూ కేటీఆర్ గారిని ఇబ్బంది పెడుతూ మరెందరో సీనియర్ నాయకులను ఇబ్బంది పెడుతున్న ఈ తరుణంలో మనం కేసీఆర్ గారి వైపు ఉండాలనా లేకపోతే బీజేపీ వైపు ఉండాలనా? చెప్పండి మిత్రులారా, ఎవరి వైపు ఉండాలి? మనం గట్టిగా చెప్పండి. కేసీఆర్ గారి వైపు ఉండాలి. మనం ఇలా బాలరాజు గారు అస్త్ర సన్యాసం చేసిపోయాడు. మిత్రులారా, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, నాకు కాదని కేసీఆర్ గారు ప్రవీణ్ కుమార్ కి ఇచ్చిండ్రు అని అన్నారు. మిత్రులారా, మళ్ళీ చెప్తున్నా మిత్రులారా, నేను ఎంపీగా కావాలని నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి రాలేదు. మీ అందరికి చెప్తున్నా సభాముఖంగా, నేను ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో కేసీఆర్ గారి ఆలోచన విధానం, కేసీఆర్ గారు ఉద్యమించి తెలంగాణను రాజ్యాంగబద్ధంగా తీసుకొచ్చిన విధానం, అదే విధంగా తీసుకొచ్చిన తెలంగాణను కేవలం 10 సంవత్సరాల్లోనే బంగారు తెలంగాణగా మార్చి దేశంలో నెంబర్ 1 చేసిన విధానం, ఆ విధానాన్ని నచ్చి నేను వచ్చిన. మిత్రులారా, మీ అందరికి కూడా తెలుసు, నాకు రేవంత్ రెడ్డి ఫోన్ చేసి అన్న నీకు తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ పదవి ఇస్తా. ఆయనని సభాముఖంగా तेलंगाना हाई कोर्ट के इहाते में 47 साला वकील पुरसा आन्नथा नागेश्वर राव दिल का दौरा पड़ने से गिर पड़े। ये वाकया जुमेरात के रोज पेश आया। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई। रास्ते में ही उनकी हालत मजीद बिगड़ गई। उन्हें उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। बदकिस्मती से अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया। मरहूम पुरसा आन्नथा नागेश्वर राव एक तजुर्बाकार वकील थे। उन्होंने स्पेशल जीपी रेवेन्यू के तौर पर खिदमात अंजाम दी थीं। उनकी अचानक मौत से कानूनी बरादरी में सदमा फैल गया। साथ ही वकला और दोस्तों ने उनके इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। सद्दीपेट जिला कांग्रेस में इख्तिलाफात उरूज पर पहुंच गए। जिला कांग्रेस सदर तोनकोनिटा नरसा रेड्डी की फौरी गिरफ्तारी के मुतालबे पर एससी सेल के सदर विजय कुमार धरने पर बैठ गए। विजय कुमार के हामियों का इल्जाम है कि हाल ही में राशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम के दौरान वजीर विवेक वेंकट स्वामी के सामने नरसा रेड्डी ने जात पात की बुनियाद पर तौहीन की। इस वाकये के बाद विजय कुमार ने बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नरसा रेड्डी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। विजय कुमार के हामी इस मामले में सख्त एहतजाज कर रहे हैं। जिला सदर नरसा रेड्डी का कहना है कि ये सब साबिक MLA मायमपल्ली हनुमिन्नत राव की साजिश है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हनुमिन्नत राव पार्टी में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तनाज़ा कांग्रेस के अंदरूनी इख्तिलाफात को मजीद बढ़ा रहा है। मकामी सतह पर पार्टी कारकुन भी 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए। रियासत में यूरिया की किल्लत मुसलसल जारी है। यूरिया के लिए PACS दफ्तर के बाहर किसान कतारों में इंतजार कर रहे हैं। वनपर्ती जिला के आतमकोर मंडल मरकज में गुज़िश्ता 4-5 दिनों से यूरिया दस्तयाब न होने पर किसानों में नाराजी है। शिकायत है कि 10 एकड़ जमीन वाले किसान को भी सिर्फ 2 बोरी यूरिया दी जा रही है। किसानों का मुतालबा है कि हर किसान को कम अज कम 5 बोरी दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि स्टॉक न होने से हम परेशान हैं, मगर हुक्काम झूठ बोल रहे हैं कि कोई किल्लत नहीं। यूरिया न मिलने से फसलों पर मनफी असर पड़ने का खदशा बढ़ रहा है। किसानों ने हुकूमत से फौरी मुदाखलत की अपील की। मुतालबा किया गया कि मुनासिब मिकदार में यूरिया फौरन फराहम किया जाए। किसानों का कहना है कि हुकूमत ने अगर जल्द कदम न उठाया तो एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा।
టోకన్ దేవులాడేది ఆయన రకరకాల అయితే మీరు బిల్లు కొట్టి ఆడికి పంపి मणिकुंडा में मूसलाधार बारिशों से कई कॉलोनियां जेरे आब आ गईं। यलकापुरी टाउनशिप, पिंचौती कॉलोनी और ईवीवी कॉलोनी शदीद मुतासिर हुईं। इन इलाकों के अपार्टमेंट सेलर्स में पानी दाखिल हो गया। पानी भर जाने से कारें और मोटरसाइकिलें डूब गईं। ये रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मकामी लोगों ने म्यूनिसिपल हुक्काम पर गफलत का इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम बंद होने की वजह से पानी जमा हुआ। बारिश के बावजूद सफाई और निकासी आब के इक़दामात नहीं किए गए। इलाका मकीन इंतजामिया की लापरवाही पर बरहम हैं। उन्होंने फौरी हल और मुस्तकिल निकासी आब के इंतजाम का मुतालबा किया। చిన్నపిల్లలు జాగ్రత్త అండి. జాగ్రత్త జాగ్రత్త. वरंगल कांग्रेस एमएलए नाय राजेंद्र रेड्डी के कैंप ऑफिस के सामने खवातीन ने एहतजाज किया। खवातीन का इल्जाम है कि मुस्तहकीन को डबल बेडरूम मकानात फराहम नहीं किए जा रहे। उन्होंने कहा कि कई सालों से हम दरख्वास्तें दे रहे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। एहतजाज करने वाली खवातीन ने कहा कि हमारे इलाके के कांग्रेस लीडर्स सिर्फ अपने जानने वालों को ही घर दे रहे। उन्होंने सवाल उठाया कि बाकी गरीब और बेघर खानदानों का क्या होगा। ख्वातीन ने इल्जाम लगाया कि फहरिस्त में नाम होने के बावजूद उन्हें घर नहीं मिल रहा। उनका कहना था कि ये नाइंसाफी नाकाबिले बर्दाश्त है। एहतजाज के दौरान ख्वातीन ने नारेबाजी भी की। उन्होंने हुकूमत और एमएलए से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। ख्वातीन ने खबरदार किया कि अगर इंसाफ न हुआ तो एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। एपी में एसीबी के जाल में फंसने वाला बड़ा करप्शन माफिया बेनकाब हुआ। कबायली फलाह व बहबूद महकमे के ईएनसी सबवर विपु श्रीनिवास ने 5 करोड़ रुपए रिश्वत का मुतालबा किया। श्रीनिवास 25 लाख रुपए बतौर टोकन कैश वसूल करते हुए एसीबी के हाथों गिरफ्तार हुआ। ये एसीबी की तारीख का सबसे बड़ा ट्रैप करार दिया जा रहा है। मजीद 3 हफ्तों में रिटायर होना था मगर रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद जेल पहुंच गया। कबायली इलाकों में बनने वाले इकलौए स्कूल्स का कॉन्ट्रैक्ट सतिया साई कंस्ट्रक्शन के मालिक कृष्ण राजू के पास था। हुकूमत से आने वाले 35.5 करोड़ रुपए के बिल की अदायगी के लिए श्रीनिवास ने 5 करोड़ रिश्वत मांगी। विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा एसीबी टीमों ने मुश्तरका कार्रवाई की। श्रीनिवास को रंगे हाथों पकड़कर हिरासत में ले लिया गया। ये मामला रियासत में बड़े पैमाने पर बदउनवानी का सनसनीखेज इंकिशाफ बन गया। आदादरी जिला में एक कार नदी के तेज बहाव में बह गई। ये हादसा चोटविपुल मंडल के लापटलावलुंडा रोड पर पेश आया। गुज़िश्ता रात होने वाली शदीद बारिश से एक तालाब की बंद टूट गई। इसके नतीजे में ईदविला वागो नदी में जबरदस्त तुगयानी आ गई। पानी के जोर में एक कार बहकर दौड़ चली गई। कार में सवार 4 मुसाफिर खौफ के आलम में फंस गए। मकामी अफराद ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक रस्सी के सहारे मुसाफिरों को महफूज मकाम पर निकाला गया। खुशकिस्मती से 4 अफराद महफूज रहे। हादसे के बाद इलाके में लोगों में खौफ और एहतियात का माहौल पैदा हुआ। मुल्क में पहली बार
हैदराबाद का रेडार अवाम के लिए बंद कर दिया गया। सवाल उठा कि अगर रेडार अवाम के काम आ रहा है तो फिर उसे फौरन क्यों बंद किया गया। हैदराबाद IMD रेडार को अवाम की पहुंच से दूर रखने का फैसला सरकारी इदारों ने किया। ये रेडार मौसम की निगरानी, तूफानों और शदीद बारिश जैसे हालात का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। फैसले के तहत ये सहूलत सिर्फ IMD के अमले को ही दस्तयाब रहेगी। भारत में ये पहला मौका है कि किसी शहर का रेडार अवाम के लिए बंद किया गया। खास तौर पर हैदराबाद में रेडार सर्विस बंद होने से आम लोगों को मुश्किलात पेश आएंगी। कई माहिर मौसमियात ने इस फैसले पर नाराजगी का इजहार किया। सोशल मीडिया पर इस अक़दाम के खिलाफ शदीद रद्द अमल सामने आया। दबाव के बाद दोबारा ये सर्विस अवाम के लिए बहाल कर दी गई। भद्रादुरी में बेरोक टोक रेत की गैर कानूनी तरसील जारी है। अंबेडकर सेंटर से तकरीबन 1 किलोमीटर तक रेत से भरी लारियों की कतार लगी हुई है। रोजाना सैकड़ों लारियों की आमदोरफ्त से अवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बेवक्त और बगैर किसी कंट्रोल के लारियों की आमदोरफ्त हो रही है। इस बेएहतियाती के बाइस इलाके में आए दिन हादसात पेश आ रहे हैं। मकामी अवाम ने हुक्काम की बेअमली पर नाराजगी जाहिर की। अवाम का कहना है कि लारियों की नकलो हरकत पर सख्त पाबंदी लगाई जाए। रेत की तरसील को मुनज़्ज़म और महफूज तरीके से करने का मुतालिबा किया गया। शहरियों ने कहा कि ट्रैफिक निज़ाम बिगड़ने से रोज़मर्रा की जिंदगी मुतासिर हो रही है। लोगों ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस बेकाबू तरसील को रोकने की अपील की। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से 5 अहम सवालात पूछे और कहा कि मुल्क को उनके जवाब चाहिए। पहला सवाल, अपोजिशन को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही, क्या छुपाया जा रहा है। दूसरा, CCTV और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों और किसके कहने पर। तीसरा, जाली वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ क्यों की गई। चौथा, अपोजिशन रहनुमाओं को धमकाना और खौफजदा करना क्यों हो रहा है। पांचवां, साफ बताएं, क्या इलेक्शन कमीशन अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत का जमहूरियत बेहद कीमती है, इसकी चोरी का अंजाम बहुत खतरनाक होगा। उन्होंने खबरदार किया कि अवाम अब खामोश नहीं रहेंगे। राहुल ने कहा कि मुल्क भर में आवाज उठ रही है, बहुत हुआ। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? चुनाव आयोग हिसाब दो। RSS सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि अगरचे हमारी मईशत $3 ट्रिलियन से ज्यादा है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है क्योंकि कई ममालिक अमीर हैं। उन्होंने कहा कि असल फर्क यह है कि हमारे पास रूहानियत और धर्म है जिसकी आज दुनिया को जरूरत है। मोहन भागवत के मुताबिक ये दोनों खुसूसियात सिर्फ भारत के पास हैं। जब हम इन दोनों पहलुओं में तरक्की करेंगे तो दुनिया हमें ओशो गुरु के तौर पर तस्लीम करेगी। उन्होंने कहा कि हमें भगवान शिव की तरह बेखौफ रहना चाहिए। इनके मुताबिक बेखौफ होने का मतलब है कि सिर्फ ताकतवर ही बेखौफ हो सकता है। मोहन भागवत ने कहा कि ताकत और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को अपनी रूहानी विरासत पर फख्र करना चाहिए। उनका कहना था कि दुनिया हमारी तहजीब और अक़दार की तरफ देख रही है। उन्होंने सबसे अपील की कि भारत को ओशो गुरु बनाने के लिए मुत्तहिद होकर काम करे। आखिर अपना देश भारत किस बात से बड़ा होता है? इसी बात से बड़ा होता है। हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बन जाए तो दुनिया में उसका कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि अनेक देश हैं। अमेरिका भी अमीर है, चीन भी अमीर बना है, अमीरी वाले देश बहुत है। कई बातें हैं जो बाकी देशों ने भी की है, हम भी कर लेंगे। लेकिन ये जो अध्यात्म है, धर्म है,
ये दुनिया के पास, ये हमारे पास है, और दुनिया हमारे यहाँ उसके लिए आती है। उसमें जब हम बड़े बनते हैं तो सारी दुनिया हमारे सामने नमस्कार करती है, हमको विश्वगुरु मानती है। तो बाकी सारी बातें चाहिए, है ना, धर्म मोक्ष केवल नहीं, अर्थ काम भी चाहिए। तो बाकी सारी उन्नति करना, लेकिन इसमें बड़ा बनेंगे तो हमारा देश वास्तव में माना जाएगा विश्वगुरु। और ऐसा होने के लिए हम जो ये सारा करते हैं, पूजा करते हैं, उत्सव करते हैं। ईडी केसों में सजा की शरह कितनी है? इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस B.R. गोवाई ने अहम रिमार्क्स दिए। जुमेरात को एक मुकदमे की समाअत के दौरान बेंच ने ईडी को याद दिलाया कि BPSL स्कैंडल की तफ्तीश अभी मुकम्मल नहीं हुई। ईडी के वकील ने कहा कि इदारा अच्छी तरह काम कर रहा है, लेकिन इसे अपनी कामयाबियों की तशहीर का मौका नहीं मिल रहा। इस पर चीफ जस्टिस B.R. गोवाई ने सख्त तबसरा किया। उन्होंने कहा कि ईडी के मुकदमात में सजाएं कम ही सुनाई जाती हैं, अक्सर केसों में बाज़ाब्ता ट्रायल ही नहीं होता, साल तक मुल्जिम जेल में रहते हैं मगर फैसला नहीं आता। सूरत-ए-हाल इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। चीफ जस्टिस ने इशारा दिया कि ईडी के तरकार पर नज़रसानी की ज़रूरत है। अदालत ने वाज़े किया कि तहकीकात में ताख़ीर से कानून का मकसद मुतासिर होता। नए इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस ले लिया गया। ये बिल रवां साल 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था। मरकजी हुकूमत ने अचानक इसे वापस लेने का ऐलान किया। हुकूमत का कहना है कि जल्द ही इस पर नया बिल लाया जाएगा। वापस लिए गए बिल पर काफी बहस मुतवक्के थी। ये बिल इनकम टैक्स कवानीन में बड़े पैमाने पर तब्दीली से मुताल्लिक था। ज़राए के मुताबिक कुछ शिक्कों पर इतराज़ात सामने आए थे। हुकूमत ने उन्हें दूर करने के बाद नया मुसव्वदा तैयार करने का फैसला किया। नया बिल मौजूदा माली साल के अंदर ही पेश होने का इम्कान है। अवाम और माहिरीन की नज़रें अब हुकूमत के नए मुसव्वदे पर लगी हुई है। दिल्ली के ताजिरों के हक में असेंबली में आवाज बुलंद करेगी आम आदमी पार्टी। आज असेंबली में बीजेपी हुकूमत के GST तरमीमी बिल पर बहस और वोटिंग होगी। हुकूमत के इस बिल से ताजिर बरादरी में तशवीश पाई जा रही है। बिल के तहत हुकूमत ताजिरों से किसी भी फॉर्मेट में दस्तावेजात तलब कर सकती है। ताजिरों का कहना है कि इससे उन पर गैर जरूरी दबाव बढ़ेगा। बीजेपी हुकूमत SEZ को टैक्स में छूट देने की भी बात कर रही है। ऐसे ताजिर ज्यादातर बीजेपी के करीबी दोस्त ही हैं, उन्हें रियायत दी जा रही है, जबकि दिल्ली के आम ताजिरों पर सख्त कवानीन मुसल्लत किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो इस मामले में ताजिरों के साथ खड़ी है। आक्षी ने वाजे किया कि असेंबली में इस बिल की सख्त मुखालफत की जाएगी। मैम, सदन की आज जो LOB है उसमें GST भी है, CAG भी है, एजुकेशन बिल पर चर्चा भी है। आज दिल्ली विधानसभा में GST अमेंडमेंट के 2 बिल पर चर्चा भी होनी है और वो पास होने हैं। कल 2 GST अमेंडमेंट बिल दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखे गए। जैसे ही बिल वो रखे गए उसके बाद से दिल्ली के व्यापारियों के फ़ोन हमारे विधायकों के पास आए। कई सारे व्यापारी हमसे मिलने भी आए। इस GST अमेंडमेंट के कई क्लॉज को लेकर व्यापारी बहुत चिंतित हैं। इस बिल में GST अमेंडमेंट सरकार को ये अधिकार दे देता है कि वो किसी से किसी भी फॉर्मेट में कागज़ मांग सकती है। अब व्यापारियों के लिए ये सवाल है कि उनको परेशान करने के लिए कभी भी कुछ भी मांगा जाता है कि अब कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, सरकार अपने हिसाब से अलग अलग लोगों से अलग अलग कागज़ मांग सकती है। ये व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। वो कह रहे हैं कि एक तरफ हमें परेशान किया जा रहा है और दूसरी तरफ सरकार ये योजना बना रही है कि दिल्ली में SEZs को टैक्स की छूट दी जाएगी। अब आप मुझे बताइए, इस देश में सबसे बड़े SEZ किस बिजनेसमैन के हैं? भारतीय जनता पार्टी के खास दोस्तों के हैं। मुंबई के 80 साला बुजुर्ग को साइबर मुजरिमों ने मोहब्बत के जाल में फंसाया और 8.7 करोड़ रुपए लूट लिए। ये वाकया 2023 में पेश आया जब एक औरत के नाम से जलसाजों ने फेसबुक पर उनसे दोस्ती की। शारवी नामी फर्जी खातून ने खुद को शौहर से अलग और बच्चों के साथ अकेली बताकर बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाया।
रोजाना फोन पर बात करते हुए इसने कई बार पैसे मंगवाए और बाद में एक कविता नाम से दूसरी कहानी सुनाई। फिर बताओ आका शर्वी मर गई है और खुद को इसकी बहन दीनाज जाहिर करते हुए अस्पताल के बिल के बहाने पैसे बटोरे। इसके बाद जैस्मिन नामी तीसरी औरत का ड्रामा रचाया और इसी तरह 4 फर्जी किरदार बनाकर रकम हथियाई। बुजुर्ग ने पैसे खत्म होने पर दूसरों से कर्ज लेकर भी भेजे। घर वालों ने बार बार पैसों के बारे में पूछा लेकिन उन्होंने राज छुपाए रखा। बाद में जब हकीकत सामने आई तो पता चला कि ये सब साइबर फ्रॉड था और बुजुर्ग सदमे से अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने बताया कि बुजुर्ग को डिमेंशिया है, जबकि पुलिस ने शिकायत दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है।